Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 6 Local Self Government Urban. बेटा लास्ट चैप्टर नंबर 5 में भी हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ही डिस्कस किया था, पर वहाँ पर हमारा फोकस रूरल एरियाज़ पे था. हमने विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद को डिस्कस किया था. इस चैप्टर में हम अर्बन एरियाज़ को डिस्कस करेंगे, सिटीज़ को, टाउन्स को, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को. तो बेटा सबसे पहले तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अर्बन एरियाज़ हम कहते किसे हैं. तो अर्बन एरिया हम किसे कहेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, अर्बन एरिया टाउन भी हो सकता है, सिटीज़ भी हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी हो सकता है, पर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो ध्यान से सुनो कि टाउन हो या सिटी हो, पर मिनिमम पॉपुलेशन कितनी हो, 5000. ठीक है. अर्बन एरिया कोई टाउन हो सकता है, कोई सिटी हो सकती है, पर उसकी मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 5000. ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि भाई पॉपुलेशन इतनी तो होनी ही चाहिए, 5000 तो होनी ही चाहिए. सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया वो ये है कि ये जो पॉपुलेशन है वो 5000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, इसका जो भी पॉपुलेशन है इसका 75% नॉन एग्रीकल्चर परसुएट्स में हो. परसुएट्स का मतलब क्या होता है, व्यवसाय, बिजनेस, है ना. तो नॉन एग्रीकल्चरल फील्ड में जब आपके एरिया के 75% या उससे ज़्यादा लोग काम करेंगे तो उस एरिया को हम कहेंगे अर्बन एरिया. समझ में आई बात. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की कम से कम पॉपुलेशन 5000 हो. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपकी लगभग 75% जो पॉपुलेशन हो वो नॉन एग्रीकल्चर परसुएट्स में इंगेज्ड हो. नॉन एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर पे नहीं, नॉन एग्रीकल्चर. रेलवे में काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, किसी फैक्ट्री किसी मिल में काम कर रहे हो. समझ में आई बात. तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेंगे कि अर्बन एरिया हम उस एरिया को कहेंगे जहाँ मिनिमम पॉपुलेशन 5000 हो, साथ ही साथ वहाँ के मैक्सिमम लोग 75% लोग लगभग नॉन एग्रीकल्चर परसुएट्स में हों, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए ना हों. ठीक है बेटा, यहाँ बहुत अच्छे से टाउन्स और सिटीज़ में डिफरेंस दिया है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं. टाउन क्या होता है बेटा, स्मॉलर अर्बन एरिया. टाउन्स क्या है, स्मॉलर अर्बन एरिया. अब अगर कोई टाउन बड़ा हो जाएगा ग्रेजुअली, जैसे जैसे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज सेटअप होते जाता है, तो एक एरिया पॉपुलेशन में ग्रो करता है और बड़ा हो जाता है, तो हम उससे क्या कहने लग जाएंगे बेटा, सिटीज़. तो फिर से ध्यान से सुनो, टाउन क्या है, स्मॉलर अर्बन एरिया. स्मॉलर अर्बन एरिया इज नोन एज टाउन्स. लार्जर टाउन इज कॉल्ड सिटीज़. जब टाउन धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा तो हम उसे क्या कहने लगेंगे, सिटीज़ कहने लग जाएंगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सेंसस कमीशन, अब सेंसस कमीशन क्या कहती है, सेंसस कमीशन के हिसाब से वो सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा हो जाएगी उन्हें हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहेंगे. फिर से ध्यान से सुनो, सेंसस कमीशन के अकॉर्डिंग, सेंसस कमीशन के अनुसार वो सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है वो क्या कहलाएंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. क्लियर. एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसे आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ये है कि भाई ये जितने भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, भले ये टाउन्स में बनने वाली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, सिटीज़ में बनने वाली या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बनने वाली, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. ठीक है. इनका कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं होता है बेटा. ठीक है. मैं मेरे टाउन को कैसे डेवलप करूँगी, बीइंग अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को वहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे डेवलप करना चाहती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. इट मीन्स कोई इंटरडिपेंडेंस या कोई डिपेंडेंस नहीं है, पूरी ऑटोनॉमी दी गई है. आप अपने एरिया को जैसे चाहें वैसे डेवलप कर सकते हैं. तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं इन सारे एरियाज़ में, वो इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं और वन अनदर, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है. ये ज़रूर हो सकता है कि भाई बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोई एक ऐसा स्टेप लिया हो जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो तो दिल्ली उसको ऑप्ट करे, या इंदौर IDA उसको ऑप्ट करे, वो एक बात अलग है. ठीक है. अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट है. बेटा अब हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992. 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 74th अमेंडमेंट हुआ. अमेंडमेंट
करने का मतलब होता है कोई चेंज करना, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा चेंज किया गया 74th टाइम, कब? 1992 में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 को हम पढ़ेंगे। बहुत सारी जो स्टेट लोकल बॉडीज़ थी वो वीक और इनफेक्टिव होती जा रही थी। बहुत सारे रीजंस थे उनके फेलियर की या उनके वीक होने के, ठीक है। कई बार हम देख रहे थे कि रेगुलर इलेक्शंस ही नहीं हो रहे हैं, कई बार हम देखते थे रेगुलर इलेक्शंस तो हो रहे हैं पर उनमें रिगिंग हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी छोटी मोटी सी। आई बात समझ में? तो बहुत सारे स्टेट्स में जो लोकल बॉडीज़ थी वो वीक होती जा रही थी, इनफेक्टिव होती जा रही थी, कमज़ोर थी, अपना जो काम है पूरे तरीके से कर नहीं पा रही थी। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वो इलेक्शंस भी नहीं करवा पाते थे। इलेक्शंस अगर उन्होंने करवा दिया तो उसमें रिगिंग हो जाती थी, ठीक है। इसी वजह से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पा रही थी एज वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक यूनिट। इस ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को उतारने का मतलब ही ये था कि बहुत इफ़ेक्टिव वे में जो लोकल पीपल होंगे वो डेमोक्रेसी को सीखेंगे, अपने लिए डिसीजंस ले पाएंगे। पर हमने देखा कि ये जो काम है वो प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो भाई हमें इस सिस्टम को एफिशिएंट तो बनाना था, क्योंकि गांधी जी का भी सपना था कि ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी पहुँचे, हर व्यक्ति अपने लिए डिसीजंस ले। वो काम तो हो ही नहीं पा रहा है ना। तो भाई अब हमें बनाना है अर्बन लोकल बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट हुआ। कौन सा अमेंडमेंट? 74th अमेंडमेंट एक्ट आया। कब आया? 1992 में। और इसी एक्ट को हम नगर पालिका एंड म्यूनसिपालिटीज़ एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 को हम किस और नाम से भी जानते हैं? नगर पालिका एंड म्यूनसिपालिटीज़ एक्ट, ठीक है। चल बेटा अब हम पढ़ेंगे सेलियंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। ये जो म्यूनसिपालिटीज़, नगर पालिका या द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट है, इसके सेलियंट इंपॉर्टेंट फीचर्स, मुख्य फीचर्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। बेटा फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इस एक्ट के पास हो जाने से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ थी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब आप इनको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं करेंगे, जैसा जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसे ही इनके अंदर काम होगा। इन्हें पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अब इन्हें अपने अकॉर्डिंग रन नहीं करेगी। तो जब ये एक्ट पास हो गया, जिसे म्यूनसिपालिटी एक्ट भी कहते हैं, नगर पालिका एक्ट भी कहते हैं, इस एक्ट के पास हो जाने से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा मिल गया है किसको? अर्बन लोकल बॉडीज़ को। सेकेंड, ये एक्ट कहता है कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए, ठीक है। कहीं पर भी आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके किसी व्यक्ति को पुट अप नहीं करेंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए हर पोस्ट के लिए। क्लियर है? जितनी भी लोकल सेल्फ बॉडीज़ होंगी उन सब के लिए इलेक्शन होगा, वो भी डायरेक्ट। देन फिक्स्ड टेन्योर होगा 5 ईयर का हर म्यूनसिपाल्टीज़ का। इसे भी प्रेस्क्राइब कर दिया गया। ऐसे नहीं कि कोई म्यूनसिपाल्टी आज चुन ली गई तो अनंत काल तक काम करती रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक फिक्स टेन्योर है 5 ईयर्स। आप अच्छा काम करेंगे तो 5 ईयर्स के बाद फिर री इलेक्ट होके आ जाएँ, वो एक अलग चीज़ है। पर आपका फिक्स टेन्योर होगा 5 ईयर्स का, हर म्यूनसिपाल्टी का एक फिक्स टेन्योर 5 ईयर्स। उसके बाद एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम हुआ वो ये है कि 1/3 सीट्स और 33% जो सीट्स थी उन्हें रिजर्व किया गया विमेन के लिए अंडर ईच कैटेगरी ऑफ SC, ST एंड बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। 33% ऑफ द सीट शुड बी रिजर्व फॉर विमेन अंडर ईच कैटेगरी SC, ST एंड बैकवर्ड क्लासेस। मतलब अब विमेन पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाया गया। कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया उन्हें? 33%, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट काम हुआ वो था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इसे बनाया गया किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब मतलब प्लानिंग एक सिटी के अकॉर्डिंग, एक टाउन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, पूरे डिस्ट्रिक्ट को एज अ होल कैसे डेवलप किया जाए इस पे भी जोर दिया गया। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बिठाई गई। किसने बिठाई? ये बनाई ये स्टेट गवर्नमेंट ने। अब बेटा इस एक्ट में 3 टियर लोकल बॉडीज़ को बनाया गया।
दैट प्रोवाइड्स फॉर 3 tier लोकल बॉडीज़। किसके लिए बेटा? अर्बन एरियाज़ के लिए। अर्बन एरियाज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके क्या बनाया गया? 3 tier लोकल बॉडीज़। देखो, जो बहुत बड़ा एरिया था, लार्जर अर्बन एरिया था, उसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को बनाया गया, म्यूनसिपल काउंसिल्स को बनाया गया स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए, और नगर पंचायत को बनाया गया उन एरियाज़ के लिए जो ट्रांजिशन फेज में थे, जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो रहे थे, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कन्वर्ट कर रहे थे, ट्रांजिशन फेज में थे, उनके लिए बनाया नगर पंचायत। स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए बनाया म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपालिटीज़, और लार्जर अर्बन एरियाज़ के लिए बनाया म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। तो ये समझ में आ गया बेटा कि ये जो एक्ट था ये प्रोवाइड करता है 3 tier लोकल बॉडीज़। किसके लिए? अर्बन एरियाज़ के लिए। पहला होगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दूसरा म्यूनसिपल काउंसिल जिसे म्यूनसिपालिटी भी कहते हैं, तीसरा नगर पंचायत। बहुत बड़ी सिटीज़ के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगा, छोटी सिटीज़ के लिए म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल काउंसिल्स होंगे, और वो एरिया जो ट्रांजिशन फेज में है, रूरल एरिया से कन्वर्ट करें अर्बन एरियाज़ में, उनके लिए बनाया गया नगर पंचायत। इसके अलावा भी बेटा टाउन एरिया कमिटीज़ बनाए गई, कैंटोनमेंट बोर्ड्स बनाए गए, पोर्ट ट्रस्ट बनाए गए। पोर्ट ट्रस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन सिटीज़ के लिए जहाँ पर पोर्ट एरियाज़ हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड भी बहुत ज़रूरी है जहाँ पर छावनी होती है, आर्मी के कैंटोनमेंट एरियाज़ होते हैं ना, उनके लिए कैंटोनमेंट बोर्ड बनाए गए। कुछ अर्बन एरियाज़ में आपको पोर्ट ट्रस्ट, कैंटोनमेंट एरिया और टाउन एरिया कमिटीज़ भी देखने को मिलेंगी। अगर हम अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ की बात करें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कमिटीज़ हैं, टाउन एरिया कमिटीज़ हैं, नोटिफाइड एरिया कमिटीज़ हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड है, पोर्ट ट्रस्ट है, इम्प्रूवमेंट बोर्ड है। ये सारे मिलके एक सिटी, एक टाउन को डेवलप करने का काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। किसके लिए? बिग सिटीज़ के लिए। ठीक है, तो जितनी भी बिग सिटीज़ होंगी, वो जबलपुर हो, इंदौर हो, लखनऊ हो, हैदराबाद हो, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। किसके लिए? बिग सिटीज़ के लिए। क्लियर है इतनी चीज़ें? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। किसके लिए? बिग सिटीज़ के लिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहुत सारे काम करता है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करता है। इसके पास अपने ऑर्गेनाइज्ड डिविजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया बहुत बड़ा होता है। तो बेटा ये अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड डिवीज़न डिपार्टमेंट्स के थ्रू काम नहीं करेंगे तो अपने एरिया को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे। जैसे इनके पास वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल अंडरटेकिंग होती है कि भाई पानी प्रॉपर सप्लाई करना है, सीवेज डिस्पोजल का प्रॉपर ध्यान देना है। हाउसिंग बोर्ड होता है जो कॉलोनीज़ को डेवलप करने का काम करता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है। तो फर्स्ट क्या? वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल अंडरटेकिंग, हाउसिंग बोर्ड, एजुकेशन डिपार्टमेंट, देन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ये सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं इन्हें एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड पर्सन ही देखते हैं। मतलब बहुत एक्सपीरियंस, बहुत क्वालिफाइड पर्सन होगा जो इन डिपार्टमेंट्स का हेड बनाया जाएगा। ठीक है, जो प्रॉपर वे में इस तरीके से काम कर पाए कि भाई ये एरिया डेवलप हो जाए, यहाँ पर रहने वाले लोगों को वाटर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना आए, इन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिलती रहे। बेटा हम अब इलेक्शन की बात करेंगे। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें उसी तरीके से चुना जाता है जैसे हम हमारे एमएलएस को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं। ठीक है, पर ये होता है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है तो हम पूरे स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड करते हैं, पूरे स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं। पर यहाँ पर जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है तो हम हमारी सिटी को वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए, पर जब म्यूनसिपल एरियाज़ के लिए इलेक्शन होते हैं तो पूरी सिटी को क्या में डिवाइड कर दिया जाता है? वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में हम स्टेट को डिवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, यहाँ पर हम सिटी को डिवाइड करते हैं वार्ड्स में। इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि हम सिटीज़ को वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, एक सिटी होगी, उसको छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। द इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हमारे यहाँ जो एज है वोट डालने की वो 18 है। अगर आप 18 के हो जाते हैं या 18 से बड़े जितने भी लोग होंगे वो सब वोट देंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एज कम ज़्यादा हो सकती है, पहले हमारे इंडिया में ये एज 21 हुआ करती थी, पर अब हमने इसे कम करके कितना कर दिया है, 18 कर दिया है। पर एक एज डिसाइड होगी, उस एज के बाद के सारे लोग वोट दे पाएंगे, उनके साथ उनकी कास्ट, उनके रिलीजन, उनके कलर को देखकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और सीक्रेट बैलेट के थ्रू इलेक्शंस होते हैं। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या हुआ, आप किसको वोट दे रहे हैं ये किसी थर्ड पर्सन को या किसी अथॉरिटी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो सिटी को वार्ड्स में डिवाइड किया, फिर हर वार्ड के लिए इलेक्शन होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पे, और सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगा, मतलब आप वोट किसको डाल रहे हैं ये किसी और को पता नहीं चलेगा। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। अब कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके सिटी की पॉपुलेशन पे। ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी होगी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कम पॉपुलेशन वाली सिटी होगी कम रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब हम टर्म की बात करेंगे बेटा। तो फिक्स टेन्योर होता है 5 ईयर का, जैसे प्रोवाइड किया है किसने, द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने, कि भाई एक बार अगर इलेक्शन होगा तो आप सिर्फ 5 साल के लिए चुने जाएंगे, फिर इलेक्शन होगा आप री इलेक्ट होके आ सकते हो, पर एक बार के इलेक्शन से आप 10 साल रूल। पर बेटा कई बार ऐसे होता है कि जिन लोगों को हमने चुना उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर जो स्टेट के गवर्नर होंगे वो डिज़ोल्व कर देंगे। ठीक है, आप अपना टर्म भी पूरा नहीं कर पाएंगे 5 साल का, उसके पहले ही आपको आपकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपने कोई ऐसा काम किया है जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आपको हटाएगा कौन, गवर्नर, किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। तो ऐसा मत समझे कि एक बार इलेक्ट हो गए हैं तो अब आप 5 साल कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी आपने एक काम भी ऐसा किया जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जो पब्लिक वेलफेयर या जनहित में नहीं था, तो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे गवर्नर हटा सकते हैं। ठीक है, और बेटा कई बार हमने ये भी देखा है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए जो इलेक्शन होते हैं ये एक्सपायरी हो टर्म की उसके पहले भी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अप्रैल को इलेक्शन हुए तो नेक्स्ट अप्रैल में ही इलेक्शन होंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर रिज़ल्ट आएगा मई में, है ना, तो फिर कैसे होगा, ये 1-2 मंथ कौन उसको संभालेगा। तो इसीलिए कितनी बार हमने देखा है कि 5 साल कंप्लीट हों उसके पहले ही इलेक्शंस हो जाते हैं। However, the elections for the municipal corporation should be completed before the expiry of its term. अगर डिज़ोल्यूशन हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे गवर्नर ने अगर डिज़ोल्व किया है तो इलेक्शन विद इन 6 मंथ होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी डेट को गवर्नर ने डिज़ोल्व किया हो, डिज़ोल्यूशन हुआ हो, उसके 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन होंगे और नए मेंबर्स आएंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। ठीक है, अगर हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसमें मेयर होता है, जनरल काउंसिल होता है, स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं और म्यूनसिपल कमिश्नर होता है। ठीक है, म्यूनसिपल कमिश्नर होगा, स्टैंडिंग कमिटीज़ होंगी, जनरल काउंसिल होगा और मेयर होगा। कंपोजिशन अभी हमने पढ़ा कौन कौन होता है बेटा, जनरल काउंसिल होगी, मेयर होगा, स्टैंडिंग कमिटीज़ होगी और म्यूनसिपल कमिश्नर होगा। ठीक है, चलो अब पहले हम पढ़ेंगे जनरल काउंसिल को। तो जो जनरल काउंसिल होती है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम म्यूनसिपल काउंसलर्स भी कहते हैं। जो जनरल काउंसिल होगा उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूनसिपल काउंसलर्स। ये जो मेंबर्स होते हैं इन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू और ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थ्रू सीक्रेट बैलेट। जनरल काउंसिल में जितने भी लोग होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूनसिपल काउंसलर। ये डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे इनका इलेक्शन होता है सीक्रेट बैलेट के थ्रू। The number of seats in corporation depends upon the population। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कितने काउंसलर्स होंगे ये डिपेंड करेगा उस सिटी की पॉपुलेशन पे।
ठीक है, एंड इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और कई बार इसे डिटरमाइन कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। पर स्टेट गवर्नमेंट भी एक फेयर क्राइटेरिया लेती है पॉपुलेशन का, उस बेसिस पे ये डिसाइड करती है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज भी होती हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को हम शेड्यूल कास्ट, कुछ को शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। और बेटा ये जो जनरल काउंसिल होता है, इसमें कुछ मेंबर्स को ऑप्ट किया जाता है एज एल्डरमैन, जो उस एरिया के बहुत एक्सपीरियंस्ड एमिनेंट पर्सन होते हैं। जो जनरल काउंसिल होता है को ऑप्ट्स सम मेंबर एज एल्डरमैन। कुछ एल्डरमैन को भी हम रखते हैं, वो जनरली एमिनेंट पर्सन्स होते हैं उस सिटी के। उन्हें नॉमिनेट कौन करता है बेटा? गवर्नर। गवर्नर नॉमिनेट करेगा एक पर्टिकुलर सिटी के एमिनेंट पर्सन को कि भाई एज एल्डरमैन आप भी जनरल काउंसिल को ज्वाइन करेंगे। समझ में आई? तो जनरल काउंसिल में इलेक्टेड म्यूनसिपल काउंसलर्स तो होंगे ही होंगे, उनके अलावा कुछ एल्डरमैन भी होंगे। एल्डरमैन कौन होते हैं बेटा? उस एरिया के एक्सपीरियंस एमिनेंट पर्सन होते हैं जिन्हें नॉमिनेट करता है गवर्नर। जो जनरल काउंसिल होता है वो अपॉइंट करता है बहुत सारे अदर ऑफिशियल्स को, सिर्फ किसको छोड़कर? म्यूनसिपल कमिश्नर को छोड़कर। क्यों? ये भी हम पढ़ेंगे। कब? जब हम म्यूनसिपल कमिश्नर को पढ़ेंगे कि भाई इसको अपॉइंट क्यों नहीं किया जाता, है ना, ये कैसे आता है। मतलब फिर से ध्यान से सुनो कि जनरल काउंसिल बहुत सारे दूसरे मेंबर को अपॉइंट कर सकता है पर म्यूनसिपल कमिश्नर को नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम म्यूनसिपल कमिश्नर को जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि भाई ये किस पोजीशन का व्यक्ति है, कैसे आता है। चलो भाई मैं यहीं बता देती हूँ, क्यों कन्फ्यूजन रखें हम, कि भाई जो जनरल काउंसिल है वो अपॉइंट कर देगी सारे ऑफिशियल्स को, सिर्फ किसको छोड़ के? म्यूनसिपल कमिश्नर को। क्योंकि इसे फिक्स 5 टर्म के लिए कौन अपॉइंट करता है बेटा? गवर्नर अपॉइंट करता है। तो इसमें जनरल काउंसिल का कोई लेना देना नहीं है। म्यूनसिपल कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। चलो अब हम मेयर को पढ़ेंगे। जो मेयर होता है ना बेटा, उसे कैसे चुनते हैं? तो जो काउंसलर्स जो इलेक्ट होके आए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, वो सारे काउंसलर, और जो एल्डरमैन जिन्हें नॉमिनेट किया गवर्नर ने, ये दोनों नहीं, मतलब काउंसलर्स जितने भी आए पॉपुलेशन के हिसाब से और जितने भी एल्डरमैन आए, ये लोग मिल कर के, मतलब काउंसलर और एल्डरमैन मिल कर के अपने आप में से ही किसी एक को मेयर बना लेते हैं, किसी एक को डेप्यूटी मेयर बना लेते हैं। सपोज करो 20 काउंसलर आए हैं, 3 एल्डरमैन हैं, कितने हो गए? 23। तो ये 23 आपस में से ही कई बार खुद को, कई बार अपने जानने वाले को, कई बार किसी बहुत अच्छे व्यक्ति को क्या बना देते हैं? मेयर। और उसी में से किसी एक को क्या बना देते हैं? डेप्यूटी मेयर। ये इन लोगों का आपस का मामला है भाई, किसको ये सबसे अच्छा समझते हैं कि भाई ये काम कर लेगा, तो एक मेयर बन जाएगा, एक डेप्यूटी मेयर बन जाएगा, ठीक है। यूजुअली जनरली इन्हें इलेक्ट किया जाता है 1 ईयर पीरियड के लिए, पर ये री इलेक्ट होते हैं एनुअली, ठीक है। अगर मैंने अच्छा काम किया, सारे काउंसलर मुझसे खुश हैं, तो मैं री इलेक्ट हो जाऊंगी, ठीक है, फॉर द फुल टर्म ऑफ कॉर्पोरेशन। मतलब 5 साल के लिए एक साथ में मेयर नहीं बनता बेटा, 1-1 साल करके बनता है। हो सकता है वही व्यक्ति 1-1 साल करके 5 साल पूरे कर ले। मेयर समझ में आया? जो काउंसलर होंगे और जो एल्डरमैन होंगे, जो काउंसलर्स होंगे, जो एल्डरमैन होंगे, ये इकट्ठे होंगे, अपने आप में से किसी को एक को मेयर बना लेंगे, किसी को डेप्यूटी मेयर बना लेंगे। यूजुअली जनरली इन्हें 1 साल के लिए चुना जाएगा, पर कोई अगर अच्छा व्यक्ति हो गया, अच्छा काम होगा, तो बार बार री इलेक्ट हो जाएगा, पूरे 5 साल काम कर पाएगा। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द मेयर, कि भाई मेयर के क्या क्या काम है। तो इसे सिटी का फर्स्ट सिटीजन समझा जाता है। कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन, ही और शी रिप्रेजेंट द सिटी एट वेरियस सेरेमनीज। जितनी भी डिफरेंट सेरेमनीज होगी उसमें सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं मेयर। फॉरेन गेस्ट अगर उस सिटी में कोई आएगा तो उसको रिसीव करेंगे, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी इसी को कहा गया है मेयर की, कि भाई कोई फॉरेन गेस्ट आए उसको अटेंड करो, है ना। जितनी भी सेरेमनीज होने जा रही हैं आपकी सिटीज़ में, उसमें सिटी को रिप्रेजेंट करो। सेकेंड पॉइंट बेटा, जब भी कॉरपोरेशन की मीटिंग होगी मेयर ही उसे प्रिसाइड करेगा, चेयर करेगा, ठीक है। किस एजेंडा पे डिस्कशन होने वाला है, ये सब कौन ही डिसाइड करते हैं? हमारे मेयर डिसाइड करते हैं। मेल मेयर भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। ही और शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन की जो भी मीटिंग होगी उन्हें प्रिसाइड करने का काम किसका ही होता है बेटा? मेयर का होता है, ठीक है। देन
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इतने सारे काम होते हैं, अभी हमने देखा पानी भी देना है, बिजली भी देना है, स्ट्रीट लाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। इन सबका काम कौन ही कर रहा है? अकेला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो भाई सारे काम प्रॉपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इन सबको भी देखना किसका ही काम होता है? मेयर का। तो ही और शी रेगुलेट्स एंड कंडक्ट बिजनेस ऑफ द कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का जितना भी बिजनेस है, जितने भी काम है, वो प्रॉपर तरीके से हों, उन्हें रेगुलेट कौन ही करते हैं? हमारे मेयर। नेक्स्ट पॉइंट, बेटा मेयर ही फिक्स करता है एजेंडा कि भाई अगर कॉरपोरेशन की कोई मीटिंग होने वाली है तो उसमें किस एजेंडा के ऊपर डिस्कशन होगा, किसे हम कंसीडर करेंगे, किसे नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? मेयर। जितने भी म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं उनसे ये रिपोर्ट लेते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स की। एक कॉरपोरेशन में जो वेरियस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब की रिपोर्ट लेने का काम किसका? ये मेयर का ही है। मेयर ऑब्टेन्स रिपोर्ट्स फ्रॉम म्युनिसिपल कमिश्नर रिगार्डिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम अंडरटेकन बाय कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन जितने भी प्रोग्राम, जितने भी प्रोजेक्ट कर रहा है उसकी रिपोर्ट मांगने का राइट पूरा किसके पास है? हमारे मेयर के पास है। वो रिपोर्ट किससे लेगा? म्युनिसिपल कमिश्नर से लेगा। और बेटा मेयर ही वो व्यक्ति होता है, भले वो ही हो शी हो, जो एक लिंक की तरह काम करता है स्टेट गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन के बीच में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लिंक कौन होता है? मेयर। अब हम स्टैंडिंग कमिटीज़ को डिस्कस करेंगे। हाय स्टैंडिंग कमिटीज़, जो जनरल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वही स्टैंडिंग कमिटीज़ में आते हैं थ्रू इलेक्शंस। ठीक है। और बेटा एरिया बहुत बड़ा होता है, इसीलिए डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ हमें बनानी पड़ती हैं। कुछ फाइनेंस के मैटर में डील करेंगी, सब्जेक्ट में डील करेंगी, कुछ हेल्थ की बात करेंगी, कुछ इंजीनियरिंग, कुछ टैक्सेशन, कुछ वेलफेयर स्कीम्स में काम करेंगी। फिर से ध्यान से सुनो, जो मेंबर होते हैं जनरल काउंसिल के वही रिप्रेजेंट होते हैं, वही प्रेजेंट होते हैं किसमें? स्टैंडिंग कमिटीज़ में थ्रू इलेक्शन। मतलब जनरल काउंसिल के लोग ही आपको डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ में देखने को मिलेंगे। तो मेंबर्स ऑफ जनरल काउंसिल आर रिप्रेजेंटेड ऑन स्टैंडिंग कमिटी थ्रू इलेक्शंस। डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं। कुछ स्टैंडिंग कमिटी फाइनेंस में डील करती हैं, कुछ हेल्थ में, कुछ इंजीनियरिंग में, कुछ टैक्सेशन में, कुछ वेलफेयर स्कीम्स में। अब हम म्युनिसिपल कमिश्नर को डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है इसे गवर्नर अपॉइंट करते हैं और पूरे 5 साल के लिए करते हैं। अगर यूनियन टेरिटरी होगी, ठीक है, अगर यूनियन टेरिटरी होगी तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। एक स्टेट में कौन होता है हेड की तरह? गवर्नर। जैसे हम मध्य प्रदेश हैं तो मध्य प्रदेश में कौन होंगे हेड? गवर्नर। हमारी कंट्री पूरी इंडिया की बात करें तो हेड ऑफ़ द कंट्री कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। ऐसे ही अगर हम किसी यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहाँ पर गवर्नर तो होता ही नहीं है। तो वहाँ पर कौन अपॉइंट करेगा बेटा म्युनिसिपल कमिश्नर को? सेंट्रल गवर्नमेंट। ही शी इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कॉरपोरेशन। ये कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं कॉरपोरेशन के। और इनके काम क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम। टू कैरी ऑन एंड कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, कैरी ऑन करना कमिश्नर का ही काम है। फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स जो जनरल काउंसिल ने बनाए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना भी कमिश्नर का ही काम होता है। जितनी भी म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज़ हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें मेंटेन करके रखना, उन्हें सेफगार्ड प्रोवाइड करना। फिर ये और क्या काम करते हैं बेटा? फाइनेंशियल बजट बनाते हैं और दूसरे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उन्हें भी परफॉर्म कर देते हैं। ये जो काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें पार्ट लेते हैं, पर कोई रिजोल्यूशन नहीं ला सकते, ठीक है, और ना ही तो वोट दे सकते हैं मीटिंग में। जो कमिश्नर होगा वो मीटिंग का पार्ट तो बनेगा पर वो कोई रिजोल्यूशन नहीं ला सकता, वोट नहीं दे सकता, बस वो रिकॉर्ड रखेगा। ही ऑल्सो कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ मिनट्स। भाई किन किन बातों पे डिस्कशन होने वाला है वो मिनट्स इसके पास होंगे, प्रोसीडिंग्स इसके पास होंगी मीटिंग की, पर ना ही तो ये मीटिंग में वोट दे पाएगा और ना ही किसी रेजोल्यूशन को पास करा पाएगा। ठीक है बेटा, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम लोग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्ट 2 में।